नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे राज्य व्यवस्था, आज उसमें हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना। पांचवा टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। भारत में शासन व्यवस्था किस प्रारूप की होगी और संविधान के उद्देश्य क्या हैं, इन सबको प्रस्तावना जो होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का संविधान के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। यह हमारे सरकार के स्वरूप को भी बतलाता है कि वास्तव में हम भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, है ना। इससे जुड़े हुए कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे प्रस्तावना को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक, किस रूप में प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। और इसीलिए हम अपने प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है ना। उसका यही रीजन है कि इसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसलिए इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना ही है, जो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है। ठीक, अगर हम अपने इस प्रीएम्बल के कॉन्सेप्ट को देखें कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, तो विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना प्रेरित है। जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने का प्रेरणा लिया गया, वो कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। और यदि हम अपने प्रस्तावना प्रीएम्बल की लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो इस पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का झलक आपको दिखलाई पड़ता है। प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रस्तावना का प्रभाव दिखता है। ठीक, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा करना यहाँ पर आवश्यक है। ठीक, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऐसा प्रश्न पूछा गया तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना होना चाहिए संविधान का, यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हालांकि ये वर्ल्ड फैक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछा भी जा सकता है आपसे। कार से आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। और हम चाहेंगे कि एक बार आप प्रस्तावना आपको कई जगहों पर मिल जाएगा। भारतीय संविधान, चूँकि आप तैयारी कर रहे हो, संविधान की पुस्तक आपके पास होगी तो उसमें भी मिल जाएगा। बाकी एनसीईआरटी के बुक में भी स्टार्टिंग में कंटेंट के बाद, विषय सूची के बाद आपको ये दिया रहता है ना। तो वहाँ से भी, और
बाकी हम तो कहेंगे कि आप यहाँ से भी इसको देख करके एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लें अच्छे से, और एक बार प्रस्तावना को पढ़ें। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी और इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इस प्रिएम्बल के जो मेन एलिमेंट हैं, जो मुख्य तत्व हैं, उस पर एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लें। अब देखिए यहाँ आपका प्रिएम्बल पूरा लिखा हुआ है। लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, ये तीनों प्रकार के न्याय की बात यहाँ पर की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, है ना, ठीक उस दिन की डेट थी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ये हिंदी की डेट है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, है ना, विक्रमी संवत की तिथि है, जो इससे क्या है 78 ईयर्स आगे चलती है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, कुल मिलाकर के किसके द्वारा? तो भारत के लोगों के द्वारा, यानी जो भारतीय संविधान था वह भारत के लोगों के द्वारा ही निर्मित हुआ। उन्हीं के द्वारा इसको क्या है स्वीकार भी किया गया और उन्हीं के द्वारा इसको अपने ऊपर लागू भी किया गया। ठीक, लागू आपको हमने पहले भी चर्चा की थी, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी को इसलिए हम लोगों ने लागू किया क्योंकि आप जानते हैं कि 26 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया था, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट थी। तो 26 नवंबर को पूर्ण हो जाने के बाद भी इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, है ना। ठीक, 1950 को लागू किया गया। 1930 इसलिए मैंने आपको बताया कि उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस दिन को सेलिब्रेट किया था, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट थी, है ना। चलिए अब आइए हम इस प्रिएम्बल के मुख्य तत्वों की चर्चा करते हैं। आइए देखिए, प्रस्तावना के मुख्य तत्व, यह संविधान के स्रोत, संविधान के स्वरूप और संविधान के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। संविधान का स्रोत, तो यहाँ देखिए इसमें पहले ही लिखा है प्रिएम्बल में कि हम भारत के लोग, है ना, यानी कि संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग। संविधान को बनाया किसके द्वारा गया? भारत के लोगों के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा। ठीक, किसकी बात करी जा रही है यहाँ पर? जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा। संविधान के स्वरूप की हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और लोकतंत्रात्मक। गणराज्य के रूप में। ठीक, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हमारे संविधान को बनाने में, हमारे संविधान के ऊपर कोई भी बाह्य या आंतरिक दबाव नहीं थी। संविधान सभा पूर्ण रूप से स्वतंत्र भाव से इसका निर्माण उसने किया था। दूसरा, समाजवादी। ये शब्द जो है यह प्रिएम्बल में अब तक मात्र एक संशोधन हुआ है, वहीं 42 जो अमेंडमेंट था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना, उसी के माध्यम से इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और एक यहाँ पर हुआ, एक पहले राष्ट्र की एकता था मूल संविधान में, बाद में इसमें एकता और अखंडता, है ना, तो ये तीन शब्द जो हैं वो बाद में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, है ना। ठीक, और एक ही संविधान संशोधन अभी तक हुआ है, आगे हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि संविधान के उद्देश्य में, उद्देशिका में एक ही संशोधन हुआ है। प्रिएम्बल में या उद्देशिका में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक, इस पर विवाद भी है। केशवानंद भारती जो आपका डिबेट था उसमें एक अलग डिसीजन आया था, बाद में हुआ कि नहीं। फाइनली अभी मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का ही भाग है
और तीसरी चीज़ ये है कि बस इस बात का ध्यान रखना है कि मूल ढांचे के ऊपर, यानी जो चीज़ें संविधान के स्वरूप को स्पष्ट करती हों, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर बतलाता हो, वह संशोधित नहीं किया जा सकता। और यह सिर्फ प्रीएम्बल ही नहीं, पूरे संविधान में ऐसी किसी भी चीज़ में संशोधन आप नहीं कर सकते जो संविधान के पूरे स्ट्रक्चर को ही क्या करे, बदल दे। ठीक, यानी मूल ढांचे से संबंधित। तो अभी उस पर आगे चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, मतलब कि शासन का यानी राजनीति का धर्म से अलगाव की बात यहाँ पर की जाती है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और गणराज्य, है ना, यह हमारे संविधान का स्वरूप है, भारतीय संविधान का। इसके बाद संविधान का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले क्या है, न्याय। और किस प्रकार का न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है यहाँ पर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का व्यवस्था किया गया। किसके लिए, नागरिकों के लिए, जो भारतीय नागरिक हैं उन सबको जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऐसा संविधान का क्या है, उद्देश्य है। ठीक, इसके अलावा स्वतंत्रता, और कौन सी स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है भारतीय संविधान, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, आप अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसी आपको स्वतंत्रता प्राप्त है ना। और इन सबको आप देखिए आगे, है ना, कहीं फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर इसको सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है। ठीक, विश्वास, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में मिलेगा मौलिक अधिकारों के तहत। विश्वास, धर्म और उपासना, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में आपको धर्म और उपासना, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और आपकी अपनी पूजा पद्धति हो सकती है। ठीक, तो ये स्वतंत्रता है ना, यानी कि आपसे प्रश्न भी पूछा सकता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई, तो 4 प्रकार की, विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, है ना। और इसको मूल अधिकारों में समाहित करके इसको सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है। ठीक, इसके अलावा देखिए समता की व्यवस्था की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और साथ साथ बंधुता। ठीक, अभी इन सब पे हम अलग अलग चर्चा करेंगे। यह संविधान क्या है, आपके उद्देश्य हैं, यह संविधान का स्वरूप बतलाता है और संविधान के स्रोत। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि संविधान के पूर्ण होने की तिथि भी यहाँ पर क्या है, स्पष्ट है इस प्रीएम्बल में। यह भी आपको क्या है, दिया गया है, यह भी प्रीएम्बल का ही पार्ट है ना। तो इस प्रकार से यह आपका पूरा प्रीएम्बल का एक्सप्लेनेशन है। अभी एक एक शब्दों को हम समझेंगे और ये देखेंगे संविधान में किस भाग के माध्यम से या किस आर्टिकल के माध्यम से किसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो एक बार प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं, है ना, इसको हमने डिवाइड करके आपके सामने रखा, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं प्रस्तावना में जो उल्लिखित शब्द है उसके एक एक मतलब को समझते हैं। तो पहला शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, तो आप देखेंगे प्रस्तावना क्या लिखा है, हम भारत के लोग बेस्ट डैश, इसको क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी जो संविधान था इसको भारत के लोगों के द्वारा ही क्या है, बनाया गया, भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया, स्वीकार किया गया, और यहाँ पर देखिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, है ना, और आत्मार्पित किया गया, यानी कि अर्पित करना, यानी कि अपने ऊपर लागू करना। आत्मार्पित शब्द का मतलब होता है आत्मार्पित करना, यानी स्वयं के ऊपर, स्वयं पर लिख लें, स्वयं पर
लागू करना। ठीक, यानी जो भारतीय संविधान है, इसको कहने का मतलब इस शब्द का यही है, हम भारत के लोग है ना, इस पूरे को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका मतलब यही है कि जो भारत का संविधान है उसको भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया, स्वीकार किया गया और स्वयं पर लागू भी किया गया, है ना। यह इस शब्द को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कंप्लीट सॉवरेनिटी की बात की जाती है ना। तो जो भारतीय संविधान है या जो इसको बनाने वाली, भारतीय संविधान को निर्मित करने वाली जो संविधान सभा है, यह पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। यह किसी भी प्रकार के न तो आंतरिक दबाव और न ही किसी बाह्य दबाव में। ठीक, मतलब आंतरिक का मतलब क्या, आंतरिक दबाव किस प्रकार संविधान के ऊपर हो सकता है, तो आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो ऐसे किसी दबाव में नहीं बनाई गई, है ना, या किसी बात से समझौता नहीं किया गया। और बाह्य दबाव क्योंकि मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका मित्र राष्ट्र हो या कोई शत्रु राष्ट्र, उसके दबाव में, या फिर आप किसी संधियों से दबे हों। ठीक, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यह पूरे संविधान सभा पूर्ण रूप से क्या थी, कंप्लीट सॉवरेन थी, अपने आप में प्रभुत्व संपन्न थी। और इसने अपने हिसाब से भारतीय परिवेश को ध्यान रखते हुए भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। तो इन दोनों शब्दों का मतलब अभी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया, हम भारत के लोग और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे चलते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट शब्द है समाजवादी, है ना, यह शब्द बाद में जोड़ा गया। अगर हम समाजवादी शब्द को एक्सप्लेन करें तो इसमें समानता के सभी लक्षण जो होते हैं परिलक्षित होते हैं, सभी आयाम को यह समाहित करता है। अब चाहे वह संपत्ति की समानता की बात की जाए या संसाधनों की समानता की बात की जाए, या फिर इसके अलावा समाज में पद, प्रतिष्ठा या अवसर के समानता की बात की जाए, समाजवादी शब्द इसी को एक्सप्लेन करता है। कुल मिलाकर समाजवादी क्या है, एक विचारधारा है, एक विचारधारा है जो समाज में समानता को स्थापित करता है। और समानता किस प्रकार की, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की समानता की ये बात करता है। ठीक, चाहे वो संपत्ति या संसाधनों के बंटवारे से संबंधित हो या फिर समाज में पद, प्रतिष्ठा या अवसर के समानता की बात की जाए। ठीक, लेकिन अगर हम समाजवाद को भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत का जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है, अब यदि इसके जनक की बात तो नहीं की जाती, लेकिन इस विचारधारा को सबसे पहले जो लागू किया गया वो भारत में ही और पंडित नेहरू के द्वारा लागू किया गया। लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर विशेषता आपसे पूछी जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सार्वजनिक मतलब सरकार एवं निजी क्षेत्रक के सह अस्तित्व पर आधारित यह जो विचारधारा है यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व पर आधारित है। मतलब कि कुछ कार्य जो सरकार करने के योग्य वो सरकार करेंगे और कुछ निजी क्षेत्रकों को भी स्पेस दिया जाएगा। यह अपने आप में एक समाजवाद है ना, मतलब एक अलग ही है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया गया। बाकी आप देखेंगे विश्व में दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, या तो समाजवादी या तो पूंजीवादी। समाजवादी व्यवस्थाओं में सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में होता है, जबकि पूंजीवादी में सब कुछ बाजार के ऊपर आश्रित होता है। ठीक, और जो भारतीय समाजवाद है इसलिए उसको अलग से थोड़ा सा बनाया गया लोकतांत्रिक समाजवाद। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रक भी होंगे और निजी क्षेत्रक भी होंगे। इसका उद्देश्य जो था वो यही था कि जो समाज में असमानता है उसको कम करना, असमानता को कम करना, सभी लोगों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना,
पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना। अगर सब कुछ निजी क्षेत्रकों के हाथ में ही दे दिया जाता तो कहीं न कहीं पूंजी जो होता, जो कैपिटल होता, वह एक जगह सेंट्रलाइज हो जाता। इसको रोकने के लिए ही सरकार भी होगी, यानी गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, है ना। तो इस प्रकार का यह अपना एक अलग समाजवाद है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है, लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी, और इसका जो मुख्य किस विचारधारा पर आधारित है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रकों के सह अस्तित्व की विचारधारा पर यह आधारित है। ठीक, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम पंथ निरपेक्ष को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द है सेकुलर। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में भले ही बाद में जोड़ा गया, लेकिन बहुसंस्कृतिवाद की भारत का अपना एक संस्कृति रहा है जिसने अनेक कल्चरों को क्या किया, अपने यहाँ स्थान दिया। ठीक, तो यह नेचर में ही था, लेकिन उसके बाद भी 1976 में इस शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। मतलब इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि राजनीति जो होगी वह किसी विशेष धर्म से प्रभावित नहीं होगी। भारतीय राजनीति किसी विशेष धर्म से प्रभावित नहीं होगी। ठीक, और दूसरा एक चीज़ ये भी इसमें लिखा गया कि सरकार धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी या नहीं कर सकती, मतलब नहीं करेगी, है ना। और इसको सुनिश्चित करने के लिए, ठीक, तो ये तो दो बातें होगी। पहले, राजनीति किसी विशेष धर्म से प्रभावित नहीं होगी, सरकार धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। ठीक, इस संदर्भ में इसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया। इसके अलावा भारत में सभी लोगों को अपने विश्वास, मत और विचार के आधार पर धर्म को स्वीकार करने और पूजा पद्धति यानी उपासना जिसे हम कहते हैं उसको लागू करने की पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसको क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक, अपने पूजा पद्धति उपासना को वह सुरक्षित रख सकता है। ठीक, हाँ, एक बात और है, पंथ निरपेक्ष शब्द को इस संदर्भ में भी किया गया कि किसी भी धर्म ग्रंथ से ऊपर, किसी भी धर्म ग्रंथ से ऊपर संविधान होगा। ठीक, ऊपर संविधान होगा, यानी कि इसी को कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे किताब में ऐसा लिखा है। ठीक, जो संविधान है, जो संविधान सम्मत है, वही बात क्या होगा, लागू की जाएगी, है ना। और इसी आधार पर आप देखिए, जो आपके यहाँ ट्रिपल डाइवोर्स सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया। लोग कहते रहे कुरान में लिखा है, इस किताब में लिखा, उस किताब में लिखा है, लेकिन संविधान क्या कहता है ना। ठीक, तो यहाँ पर आर्टिकल 44 हमने पहले भी चर्चा की थी, अभी DPSP में फिर आएगा, उसी के तहत, है ना, ये कर दिया गया। यानी संविधान क्या है, सर्वोच्चता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखने के लिए इस शब्द को इसमें जोड़ा गया है ना, सेकुलर शब्द को। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। फिर आइए इसकी बात करते हैं, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है। आइए देखते हैं लोकतंत्रात्मक, है ना। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से अभिप्राय इस बात से है कि जो व्यवस्था होगी, जो शासन होगा, वह लोगों के द्वारा क्या होगा, बनेगा, है ना। यानी कि जो जिसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं सरकार, सरकार किसके द्वारा होगी, लोगों के द्वारा होगी। अगर विश्व में हम डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करें, तो आपको दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। एक को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र, है ना। अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतिनिधि होंगे, है ना, जो शासन व्यवस्था को चलाएंगे, या जो नियम कानून या आपकी बातों को प्रतिनिधियों के माध्यम से रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जनता के द्वारा ही
शासन व्यवस्था में अपनी बातों को रखा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर किसी देश में एग्जाम्पल देखना हो तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक। और अगर आप देखें तो यह एक प्रोसेस है, लोकतंत्र एक दिन में कहीं पर भी इस्टेब्लिश नहीं होता, यह धीरे धीरे विकसित होने की एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र के अगर हथियार को आप देखें तो जैसे राइट टू रिकॉल, अगर आपने मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में वापस बुलाना। मान लीजिए आपने किसी प्रतिनिधि को चुन दिया, अपना सांसद या विधायक चुन लिया, और अगर वह आपकी इच्छा के अनुरूप है ना कार्य नहीं कर रहा है तो आपके पास ये पावर हो राइट टू रिकॉल। ऐसा अभी भारतीय लोकतंत्र में है नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को और क्या करती हैं, मजबूत बनाती हैं, संजीवनी प्रदान करती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल, जनमत पब्लिसाइड जिसको बोला जाता है, जनमत संग्रह, किसी भी मुद्दे पर जनता के विचारों को लेना, है ना। तो आप देखेंगे भारत में ऐसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब कोई भी जो भी एक्ट को पारित, किसी भी बिल को या प्रस्ताव को अगर देश के ऊपर किसी कानून को लगाना होता है तो उसको सबसे पहले संसद से पास कराना होता है, और संसद में जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक। तो जनता डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट क्या है, ये प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में है, लेकिन कैसी हो, परोक्ष है, या फिर उसे हम कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र है। संसद के माध्यम से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक। हाँ, और भारत जैसे देशों में देखिए पॉसिबल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए भी पॉसिबल है कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम है, ठीक। फिर भी, और दूसरी बात है देखिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो उपमा है वह भी भारतीय लोकतंत्र को ही मिलती है। तो लोकतंत्र का मतलब यही है कि शासन प्रशासन में लोगों की भागीदारी, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ठीक। तो इस संदर्भ में आप इसको समझेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, गणराज्य की बात है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, यही पर उसको भी समझ लेते हैं। गणराज्य का मतलब यह है कि जो राष्ट्र का मुखिया है वह भी क्या हो, जनता के द्वारा निर्वाचित हो, है ना। गणराज्य शब्द का सिर्फ यही मतलब है कि जो राष्ट्र का मुखिया हो वह जनता द्वारा निर्वाचित हो, ठीक। तो हमारे यहाँ राष्ट्र के मुखिया के रूप में किसे आप जानते हैं, तो राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति भी क्या होता है, जनता के द्वारा ही, प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव आप देखिए कौन भाग लेता है, सांसद, और कौन भाग लेता है, विधायक। और इन सांसदों और विधायकों को कौन चुनता है, जनता, ठीक। तो राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा क्या होता है, आपका निर्वाचित होता है। इसलिए हम क्या है, गणराज्य हैं, और इसीलिए हम गणराज्य क्योंकि हमारा मुखिया क्या है, निर्वाचित होता है, ठीक। तो ये शब्द हो गया गणराज्य बनाने के लिए, है ना। इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे तो फिर हम लोग जो है न्याय, स्वतंत्रता और समानता की या समता की बात करेंगे, और ये देखेंगे कि किस किस अनुच्छेद में इन सब चीज़ों को किया गया है, ठीक। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मंडे को इसकी क्लास होगी। और हाँ, एक बात और, जो लास्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था उससे रिलेटेड आज देखिए 5वां टॉपिक था। पहले से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये छोटे छोटे टॉपिक थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आज आपको या कल तक इस वीडियो में लिंक के रूप में, इसकी प्रीवियस वीडियो में लिंक के रूप में दे दिया जाएगा। इसके पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उससे रिलेटेड 24 क्वेश्चन का एक सेट दिया गया, उसको आप सॉल्व करिए। जिस भी क्वेश्चन में जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है उसको आप यूट्यूब चैनल के ही कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे जुड़े हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एक सेक्शन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे एक दिन उन सारे क्वेश्चनों को भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।